नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। मोदी सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अब सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए बहुत सारे काम करने का दावा किया, लेकिन विपक्ष इन दावों को हकीकत नहीं मानता। उसकी नजर में यह सब सिर्फ सरकार की मार्केटिंग है। आज बहस इसी मुद्दे पर कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है और कहां पर वायदे के मुताबिक काम नहीं हुआ। मेरे भाइयों बहनों, 26 मई यानी आज का दिन, 3 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अच्छे दिन के वादों के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के वायदों के साथ। 3 साल बाद कितना बदला देश, ये तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन 3 साल पूरे होने पर राजनीति जरूर अपने शवाब पर है। सत्ता पक्ष कामयाबी गिना रहा है तो विपक्षी दल सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगा रहे हैं। दो मुख्तलिफ तस्वीरें, दोनों का मुख्तलिफ मिजाज, जगह पूरी तरह से मुख्तलिफ, मकसद भी अलग अलग, लेकिन मौका एक ही। जी हां, एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने असम में देश के सबसे लंबे ढोला सादिया पुल का उद्घाटन कर उसे 3 साल की उपलब्धियों की फहरिस्त में शामिल किया। उधर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी में बड़ा भोज देकर विपक्षी एकता का नगाड़ा बजाने की कोशिश की। इस भोज में एक दो नहीं, पूरे 17 विपक्षी दलों के नुमाइंदे शामिल हुए। ममता बनर्जी, शरद पवार, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा से लेकर कनिमोई तक तमाम विपक्षी दलों के नेता इस दावत में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दावत और पुल के उद्घाटन से अलग 3 साल पूरे होने के मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर बयानों के तीखे तीर भी दागे। कांग्रेस ने एक एक कर 3 साल की नाकामियां गिनाई। 3 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, भाषण और आश्वासन, ये है मेरा शासन। कांग्रेस थोड़ी और आगे बढ़ी और सरकार के डीएनए में ही खोट बता दिया। गरीब और दलित का दमन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डीएनए और चाल चेहरा चरित्र बन गया है। दलितों और गरीबों के सम्मान के साथ छेड़छाड़, वो भी सरकारी संरक्षण में, ये इस सरकार का असली चेहरा है जो मुखौटे के पीछे है। पार्टी ने कई मोर्चों पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो कांग्रेस उपाध्यक्ष भी कड़े बयानों के साथ आगे आए। राहुल ने कहा, जैसे ही मोदी किसी मुद्दे पर परफॉर्म करने में नाकाम होते हैं तो ध्यान बटाने के लिए नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुस्से और नफरत से समस्याओं का समाधान नहीं होता, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 3 साल के जश्न में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फंसे योगी भी मोहरा बने। यूपी पर कांग्रेस और बीजेपी में खूब जमकर सवाल जवाब हुए। यही भाजपा की असलियत है। 60 दिन के अंदर ही जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चुनी थी, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जनमत का भी अपमान है और इस देश की सभी मान्यताओं का भी। योगी सरकार का बचाव करने के साथ ही अमित शाह ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। पूछा कि 3 सालों में कोई घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ हो तो बता दें। देखिए, हर चीज को योगी सरकार ने प्रॉम्प्टली टैकल किया है, चाहे मथुरा की घटना हो, चाहे जेवर का कांड हो, चाहे सहारनपुर हो। और ये जो अभी सरकार बदली है, प्रशासनिक फेरबदल भी बहुत जल्दी से योगी जी ने किया है। थोड़े समय में कंट्रोल आ जाएगा, मगर प्रॉम्प्टली कठोर कदम उठाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने। बहरहाल ये तो सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के दावे हैं। 3 सालों में क्या हुआ और क्या नहीं, इसका फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। 2 साल बाद जब चुनाव होंगे तो उसके नतीजे से असली सच्चाई सामने आएगी। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।
सरकार का दावा है कि 3 साल बहुत काम किया, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि सरकार नाकाम रही। आखिर 3 साल के भीतर किस तरह की उपलब्धि सरकार ने गिनाई और उसकी हकीकत क्या है, आज इसी पर हम बहस करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। शरीक अहमद साहब मेरे साथ बीएसपी के नेता जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। और मिलेश जी, सवाल आपसे और शुरुआत भी, क्योंकि मीडिया नजर रखे हुई है, मीडिया आकलन कर रही है, 3 साल कितना काम? जहाँ तक मोदी सरकार के 3 वर्षों का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी आपने उनकी बाइट सुनाई। सरकार की ओर से विज्ञापन पूरे देश के अखबारों और टेलीविज़न चैनलों पर हैं, तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट, अगर ठोस ढंग से देखा जाए तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विपक्ष को जो एक विश्वसनीयता, जो एक प्रामाणिकता और जो जनता में एक बड़ा समर्थन मिलना चाहिए सरकार के से नाराजगी का, वो शायद विपक्ष की विफलता जो है इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि उसने विपक्ष को नाकाम किया है। एक तो ये, दूसरी बात कि बड़े स्तर पर जहां क्रोश जो है वह भी नहीं अभी तक सड़कों पर दिखाई पड़ा है, इसके बावजूद कि लोग सरकार के कामकाज से बेहद खुश नहीं हैं और कई जगह नाराजगियां हैं। लेकिन इस सरकार की कुछ बड़ी नाकामियां हैं जिनको आमतौर पर देश का मुख्य धारा मीडिया नहीं बताता है। उसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो ये है कि लगभग जॉबलेस ग्रोथ, 7% इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप ग्रोथ देखें तो जॉबलेस ग्रोथ है 1% से ज्यादा कहीं नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1.0% है, कंस्ट्रक्शन में माइनस है, ट्रेड में 0.3% है, ट्रांसपोर्ट में 0.2% है, आईटी बीपीओ में 0.2% है, एजुकेशन में 0.7% है। इसी तरह से ये एक जो ग्रोथ आप दिखाई दे रही है वो लगभग आईटी क्षेत्र में आप जानते हैं कि अभी हाल में एक सर्वे आया था जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां जाने की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति है कि इकोनॉमी पर बहुत संतोष नहीं की। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना सामने लाना चाहता हूं कि बिल्कुल संक्षेप में, कि इस सरकार की एक बड़ी नाकामी है भारत की जो पड़ोसियों के साथ सरहद है उसको दुनिया की सबसे खतरनाक दूसरे नंबर की सरहद बनाना। सूडान और दक्षिण सूडान की बीच की जो बॉर्डर है, सरहद है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद मानी जा रही है आज, फिलिस्तीन और इजराइल से भी ज्यादा। दूसरे नंबर पर फिलिस्तीन इजराइल की सरहद नहीं है, भारत और पाकिस्तान की सरहद है। ये एक हकीकत है। कश्मीर पटरी पर आ चुका था वाजपेयी और मनमोहन सरकार के कार्यकाल में। इस सरकार ने उसको वार जोन में कन्वर्ट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी नाकामियां इस सरकार की है जो विपक्ष को भी कहने नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है कुल मिलाकर निष्क्रियता में न केवल संलिप्त है बल्कि उसको उसके सामने जन हिस्सेदारी उसकी बहुत संकीर्ण है। जवाब लेते हुए चलते हैं। जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं सुदेश जी, पहले तो उर्मिलेश जी ने जो कहा उसके ऊपर आपका रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि उर्मिलेश जी तो बहुत सम्मानित और ऑब्जेक्टिव पत्रकार हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये माइक्रोस्कोप के दूसरे सिरे से देख रहे हैं कि अपना स्किन भी आप देखिएगा तो आपको बहुत गंदा लगेगा। माइक्रोस्कोप के दूसरे सिरे से अगर आप देखेंगे तो पहले तो कश्मीर पर आते हैं। इन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के समय कश्मीर इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया था। मैंने नहीं कहा। उसके बाद 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। आपको पता है कश्मीर में क्या हुआ था? ये सिचुएशन थे। अगर हम जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान का, अगर हम सुन तो लीजिए सर, अगर हम पाकिस्तान का जवाब दे रहे हैं तो सिचुएशन बिगड़े या घटे, पाकिस्तान से हम लोहा ले रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और ये पूरा देश यही चाहता था, इसीलिए हमें भेजा था। यूपीए सरकार के पास दम ही नहीं था। ये तो प्राइम मिनिस्टर गए थे तो नवाज शरीफ साहब बोले थे देहाती औरत की तरह ये ओबामा जी से कंप्लेंट करते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट भी मोदी जी ने किया था जो उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। ये तो उसको भी ऑब्जेक्ट नहीं कर पाए थे। तो हमने जो मजबूती दिखाई है पाकिस्तान के साथ, वो मजबूती
होती कभी नहीं देखी। एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कितने स्ट्राइक हो चुके हैं, और आपको पता है कि हमने नवासेरा में जाके अंदर मारा है, जो पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। ये हुई कश्मीर की बात। दूसरी आता है इकोनॉमी की बात, जॉबलेस ग्रोथ की जब आप बात करते हैं तो आप लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े की बात करते हैं, जो दूसरे मंत्रालय के आंकड़े नहीं होते हैं। आप बताइए, जब हम बता रहे हैं आपको कि आईटी सेक्टर में अगर सेलफोन मोबाइल में 72 कंपनियां आई हैं जो मोबाइल बना रही हैं, नहीं सर, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, जो बैटरी बना रही हैं, 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इसमें, 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इसमें। और उसके बाद जो हमने वेरियस स्कीम्स जो हम लाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, नौकरी तो सरकार देती है ना, नौकरी देने की बात नहीं है, रोजगार देने की बात है। लेबर रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को लोन मिला है, 8 करोड़ लोगों को अगर लोन मिला है, और एक व्यक्ति और रखता है तो 16 करोड़ तो एम्प्लॉयमेंट हम दे ही चुके हैं। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, ये परसेप्शन की बात नहीं है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अगर हम बार बार जीतते आ रहे हैं, जिसके पीछे आप वो चीज देखिए सर, इतने आपके पत्रकार मित्र नहीं देख पा रहे हैं। नहीं सुदेश जी, ठीक है, आपके आंकड़े अलग हैं, दावे अलग हैं, नहीं सवाल बहुत लंबा लिस्ट है हमारे पास। नहीं, सवाल रोजगार का है, कितने रोजगार उपलब्ध है सर अभी अचीवमेंट के। सुदेश जी बहुत आराम से, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, अभी 2 साल सरकार के पास है, 5 साल बाद जनता के बीच जाना है, अभी तो सिर्फ उपलब्धियां बनाने की बात है। लेकिन ये आंकड़े कहां से हैं? क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो जॉब्स इंडस्ट्री के, और जो कोर्ट है हमारे पास, जॉब इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उनको चलाते हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि रिक्रूटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में कुछ खासी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये कोट्स हैं, मैं उन कंपनियों का, उन चेयरमैन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं, वो उन आंकड़ों का सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं है। संतोष जी, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मेल है। सरकारी आंकड़े आपको बताते हैं, एसबीआई ने जो मुद्रा स्कीम से लोन दिया है, वो दिया है 7 करोड़ 75 लाख। स्टैंड अप योजना और बाकी योजनाओं का अगर आप लोन मिला दें, टोटल 8 करोड़ बेनिफिशियरी हैं। सर हो सकते हैं, का मतलब 10,000 से 10 लाख और फिर 50 लाख वाले भी है। वो लघु उद्योगों के लिए आपकी मुद्रा योजना होंगे ना। अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपया बैंक से लिया, सर वो लघु उद्योगों के लिए मुद्रा योजना है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर लोन लेता है सर, उसके अंदर एक समस्या ये है कि वो पेपर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, वो पेपर वर्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। वो जो मुद्रा योजना की आप बात कर रहे हैं, जो 5 से 10 लाख रुपए के छोटे उद्योगों के लिए लोन जनरेट कर रही है सरकार, आप ठीक कह रहे हैं। आप लोगों ने जो बजट रखा है वो बहुत बड़ा बजट है, लेकिन उस बजट को लेने वाले लोग पेपर वर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सर 8 करोड़ लोगों को मिल चुका है। हमारा टारगेट डबल करने का है मुद्रा में, 3.5 करोड़ को 7 करोड़ करने का है पर ईयर। तो जब हम जाएंगे चुनाव के लिए 2019 में, तो आप रोजगार की बात ही नहीं करेंगे। हर आदमी स्वरोजगार में बिजी होगा, रोजगार खुद ही पैदा करेगा। सर इंडिया भी इसी ओर एम करता है सर, तो हमारा पूरा फोकस ही रोजगार की ओर है। सर 2014 जो आंकड़े बात करते हैं कि सरकार ने नौकरी दी, सरकार नौकरी कहां से देगी? जनरेट करने की बात होती है सर, सरकार नौकरी नहीं देती है, जनरेट करने की बात होती है। एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा, फिर मैं दूसरे पैनल पे पास जाऊंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी से हो रहा है ना, सर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, हो सकता 7.3%। सर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, 3 साल में 2 लाख रोजगार नहीं मिल पाए। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था। हम नौकरी पर बात कर रहे हैं, रोजगार की बात की थी, रोजगार 2 लाख लोगों को नहीं मिल पाया थी। हमने रोजगार की बात की थी, 16 करोड़ रोजगार मैं गिनवा रहा हूं आपको। 16 करोड़ लेता है, 2 आदमी को भी रखता है, तो कितना हो जाएगा सोचिए। सुलेमान खान साहब, बहुत सारी दावे हैं, आंकड़े हैं, ठीक है, लेकिन विपक्ष के भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर आज वो इनके पास जनता के सामने है नहीं। जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आप हंसते रहते हैं, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है, कुछ नहीं है तो हंसते सुदेश भाई। अरे सुदेश जी, अब तो हंसी आ रही है आप लोगों पर, हद हो गई झूठ की। जरूर यार, फेंकने की भी हद होती है। सुदेश जी, आप भी प्रवक्ता है भाजपा के, हम भी कांग्रेस के प्रवक्ता है, फेंकने की भी एक लिमिट होती है ना। 16 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े, फेंकने की बात कहां से आ गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं ये। मेरा आप बाद में कमेंट ले लेना, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। थोड़ी ना बोल रहा, वेरीफाई कर लीजिए। सर जवाब ले लेते हैं सुलेमान जी प्लीज। अरे भाई सुदेश भाई, अच्छा सुनिए, अच्छा सुलेमान जी को हंसने दीजिए, बाकी लोग से जवाब ले लीजिए। सर ये सरकार के जो 3 साल पूरे हुए हैं, इन 3 सालों में जुमले बोलना, बड़े बड़े भाषण बोलना, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करना, और फिर उन प्रॉमिसेस को, वादों को, और जो लोगों को ख्वाब दिखाए हैं उनको तोड़ा है मोदी सरकार ने 3 साल में। और
जैसे एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें था कि मेरा आदेश ही शासन है, उसी तरह से मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइन में डिफाइन होती है, मेरा भाषण ही मेरा शासन है। बस मैं भाषण दे दूंगा वही शासन है। तो मोदी गवर्नमेंट के लिए ये बिल्कुल फिट होती है, मेरा भाषण ही मेरा शासन है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहते थे हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करेंगे, भ्रष्टों को जेल भेजेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी ऐसे लाएंगे, 56 इंच की छाती लाएंगे, पाकिस्तान जो है हमारे आगे घुटने टेक देगा, चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे। लोग 15 लाख पे तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब 100 दिन में देना थे 15 लाख, 3 साल हो गए, तो 15 लाख के साथ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा, ये भी पूछ रहे हैं आप लोग इनसे। उसके साथ और इन्होंने मुख्तलिफ वादे किए थे, मैं करप्शन की इनकी लिस्ट गिनवा दूं, व्यापम स्कैम, छत्तीसगढ़ का पीडीएस स्कैम 36,000 करोड़ का, ललित गेट स्कैम, विजय माल्या का स्कैम 20,000 करोड़ का, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का स्कैम, अनार पटेल का लैंड स्कैम, अरुणाचल प्रदेश का 450 करोड़ का डैम स्कैम, दाल क्राइसिस और उसका स्कैम 2.5 लाख करोड़ का, राजस्थान में 45,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम, स्पेक्ट्रम रिकवरी का 45,000 करोड़ का स्कैम, पनामा एक्सपोज में 500 नाम जमा हुए थे। हम कहते हैं 500 नाम एक्सपोज करिए, आप उन 500 नामों को रिवील करिए, किसके पनामा ऑफशोर अकाउंट्स हैं, जिनके किनके विदेशों में अकाउंट्स हैं पनामा लीक्स के, करती क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट, उसे एक्सपोज करे। अगर आप करप्शन की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर, अरे सर आप करिए, तो हम आपसे कहते हैं अथॉरिटी से, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के बेटे का फॉरेन अकाउंट है, हमने उसकी डिटेल दी है, वो बताइए फॉरेन अकाउंट छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का। अरे सर सुनिए, तो आपने इतनी लंबी फेंक दी, हमारे तो फैक्चुअल है, हम तो फैक्ट्स दे रहे हैं, लिखित में दे देंगे आपको। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, बिरला सहारा पेपर स्कैम जिसमें मोदी जी खुद करप्शन में पाए गए। अच्छा किसानों की सुन ली, अच्छा किसानों की सुन ली, सुन तो लिए सिद्धेश जी, यही आपने किया हर दिन 35 किसान फांसी लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिला था, हर दिन 35 किसान फांसी लगा रहे हैं। ये बड़ा अभी तक 12,000 किसानों ने 2015 में मौत हो गई है, और आप 3 साल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? हर दिन 35 किसान फांसी लगा रहे हैं और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए आपके 2,000 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं, काम कुछ कर रहा नहीं है, तो प्रोपेगेंडा करना है, मीडिया मैनेजमेंट करना है, ये सब आपको करना है। सुनिए, अरे सुनिए, नौकरियां आपकी 2015 में सिर्फ 1,35,000 जॉब्स आई जो 2 करोड़ आपने कही थी इंटरनल सिक्योरिटी पे। अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, अरे सुनिए, तो आप बहुत बुरा फंस गए। सुनिए, 203 फौजी हमारे मारे जा चुके हैं 3 साल में, 92 सिविलियंस हमारे मारे जा चुके हैं, 1370 बार सीज फायर वायलेशन हुआ है, 12 मेजर टेरर अटैक्स हो गए गुरदासपुर में, उधमपुर में, पठानकोट में, तमाम जगह। ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का हाल है। नेपाल और श्रीलंका जैसे हमारे दोस्त थे वो हमसे दूर हो गए। सर एक एक करके आएंगे, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा। सुलेमान जी एक एक करके, वो हमसे दूर होता जा रहा है। जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके। हमारे पास है कि ये बिल्कुल जुमला सरकार है, सबका रिएक्शन। मेरा भाषण ही मेरा शासन है, मोदी जी कहते हैं, बस मैं भाषण बोलूंगा वही शासन है, काम कोई नहीं करूंगा। अरे लोगों ने आपको बता दिया ना जुमला क्या होता है। शरीक अहमद जी प्लीज, बीएसपी के नेता मेरे साथ हैं। शरीक अहमद जी, 3 साल के भीतर बहुत कुछ बदला, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदली और आवाजें भी उठी, घोटाले आपने किए, आवाजें भी बहुत सारी उठी हैं। मेरा सवाल ये है, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अभी जो उर्मिलेश जी जी हाँ मेरा सवाल ये बात कहना चाहूंगा कि अभी और पूरे मुल्क को लेकर बीएसपी की रणनीति क्या रही? उर्मिलेश जी को देखिए, मैं आपको पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं, मुझे जरा 2 मिनट दीजिए। कि जो उर्मिलेश जी ने अभी जो बात कही, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही विपक्ष के ऊपर, उसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में हम सबको भाजपा के जो अभी हमारे मित्र कांग्रेस के बोल रहे थे कि मेरा भाषण ही मेरा शासन है, तो वो जो आर्ट होती है, जो किस तरह से अपने कुकृत्यों को भी किस तरह से प्रचार प्रसार करके उसको एक अचीवमेंट दिखा दो, उस तरह की कला हम लोग को सीखने की बहुत आवश्यकता है भाजपा के शासन में। दूसरी एक बात अभी कह रहे थे उर्मिलेश जी कि किस तरह से क्या क्या इनके फेल्योर रहे हैं, तो मैं ये पहले हमें भाजपा का जो 3 साल उससे अगर हम कंपेयर करें तो किस चीज़ से कंपेयर करें? क्या हम भाजपा के जो मैनिफेस्टो था उससे भाजपा को कंपेयर करें, आज की जो 3 साल की जो उनकी अचीवमेंट, सो कॉल्ड अचीवमेंट है, उसको कंपेयर करें, या जो पिछली सरकारें रही हैं, या यूपीए 2 की जो सरकार के 3 साल उससे कंपेयर करें? इस सरकार के मेरा अपना ये मानना है कि जो, एक सेकेंड आप मेरी बात पहले सुन ली,
मैं आपको एक बात जरा समझाना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप जज किस पे करेंगे भाजपा की इस सरकार को? तो क्या आप यूपीए के जो पुराना शासनकाल था, जो पिछला रिजीम था, उससे जज करेंगे, या इन्होंने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए थे उससे जज करेंगे? मेरा अपना ये मानना है कि मैनिफेस्टो के जो प्रॉमिसेस थे उस पर तो जज करना बेकार है, क्योंकि इनके अपने अध्यक्ष के शब्दों में वो सिर्फ एक जुमला थे, उस पर तो हमें जज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप आ जाइए यूपीए के, उससे अगर आप जज करें कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अभी उर्मिलेश जी कह रहे थे बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, बॉर्डर मैनेजमेंट में किस तरह से ये सुपर फ्लॉप रहे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की क्या पोजीशन हो गई है, ये किसी से छुपा नहीं रह गया है। कश्मीर में कितनी जो है प्रॉस्पेरिटी होती जा रही थी 10-12 साल में, जो कुछ कमाया था, या आप अटल जी की सरकार को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि 15-16 साल में जो कुछ कमाया था सब गंवा दिया। उसके बाद आप आइए बॉर्डर मैनेजमेंट के बाद आप एक्सटर्नल अफेयर्स में आकर देख लीजिए कि इनके इस शासनकाल में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध कैसे हैं भारत के। मोदी जी अभी श्रीलंका गए, मोदी जी ने अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे इनवाइट किया, मोदी जी खुद पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए, मोदी जी ने बहुत से मुल्कों के दौरे किए, नेपाल का दौरा किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। तो उसमें आप देख लीजिए कि वहां पे जो लोगों का जो उसके बाद जो ब्लॉकेड हुआ था नेपाल की तरफ से भारत के सामानों का, ये आप उसका इफेक्ट देख लीजिए। जहां जहां इनकी फॉरेन पॉलिसी अपने खुद के सार्क देशों के साथ एक फेल्योर साबित हुई है। आप उसको कंपेयर करें तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आज से 7-8 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आप कंपेयर करिए एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर में आप पहले हायर एजुकेशन को देखिए कि कहां से कहां इन लोगों ने हमारी एजुकेशन को पहुंचा दिया। हमारी 5-6 साल पहले जो एजुकेशन का लेवल जो जहां पे हम जा रहे थे, आज हम कहां पे खड़े हैं। आज हमारे एजुकेशन जितने भी कैंपसेस हैं उनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या लेवल रह गया है। एक पूरा का पूरा, मुझे याद है जब 2002 में एक बहुत बड़ा जनसंहार हुआ था गुजरात में, तो वहां पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता था कि यहां से हमें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज यूनिवर्सिटी का इन लोगों ने क्या हाल और क्या गत बना दी है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। हम सबको इस बात पे बहुत ही अफसोस है कि एक इस तरह की आला तरीन यूनिवर्सिटी जो कि अपने डिसेंट के लिए जानी जाती थी, आज उसमें किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। चलिए प्रदीप जी भी आइए, फिर मैं आता हूं एक एक करके सर, प्लीज एक एक करके, अभी हमारे पास समय है, बहुत सारे मुद्दे हैं। शरीक साहब एक एक करके प्लीज प्रदीप जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, इस 3 सालों को आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार के? संतोष भाई, अगर 3 सालों को एक लाइन में अगर हम कहें तो ये सही बात है कि सरकार भाषण और आश्वासन की सरकार रही है, और ये घरेलू हिंसा पे भी फेल है, और ये विदेशी घरेलू मोर्चे पर भी फेल है और विदेशी मोर्चे पर भी फेल है सरकार। अगर हम विदेशी मोर्चे की बात करें तो ये सही बात है कि कश्मीर में हिंसा बढ़ गई है। जो पत्थरबाजी करीब करीब शांत हो गई थी, वो पत्थरबाजी फिर शुरू हो गई है। और कम से कम यह कि विदेशी जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन आज की स्थिति में किसी भी पड़ोसी मुल्क को हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी वो है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो विदेशी नेपाल हो। नेपाल जो इतना हमारा करीबी देश था, आज वो भी हमारे विरोध में है। चीन को हम पटरी पे नहीं ला पाए, जबकि हम कह रहे थे बहुत कुछ। पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि एक सर आएगा तो हम 10 सर काट के फेंकेंगे, भेजेंगे, और सर उधर से आ रहा है लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि हम घरेलू मोर्चे पर भी फेल हैं। 2 करोड़ की रोजगार की बात इस सरकार ने की थी और 2 लाख रोजगार भी हम नहीं दे पाए हैं। ठीक, तो ये आंकड़े एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? नोटबंदी के बाद, लेकिन सुनिए, नोटबंदी के बाद कम से कम प्रदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास, कितने लोग, क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी जनता से मुखातिब हैं, संबोधन दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं, और स्वयं मेघराजा ने भी आकर के आशीर्वाद दिए, और कार्यक्रम शुरू होते ही मेघराजा ने भी हमारे लिए अनुकूलता कर दी। इसलिए मेघराजा का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज सुबह हिंदुस्तान के सबसे लंबे ब्रिज का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला, और आज 2 महत्वपूर्ण संस्थानों का यहां शिलान्यास हुआ।
हम ये समझे कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च के लिए इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का असम में आना और गुवाहाटी में एम्स का शिलान्यास होना, आज एक ही दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास या तो लोकार्पण करने का अवसर मिला है। एक दिन में करीब 3,500 करोड़ रुपया एक राज्य के अंदर आना, अपने आप में ये सरकार की सोच क्या है, हिंदुस्तान के हर राज्यों के विकास का हमारा जो सपना है उसको इसमें आप देख सकते हैं। भाइयों बहनों, आज सुबह मैंने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान का ये जो लंबा ब्रिज बना है, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ये ब्रिज बना है, और भूपेन हजारिका जीवन भर ब्रह्मपुत्रा की उपासना करते रहे, ब्रह्मपुत्रा के गीत गाते रहे, वे ब्रह्मपुत्रामय हो रहे थे, और इसलिए आज ये ब्रिज भी उन्हीं के नाम समर्पित कर दिया, और ये ब्रिज भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाएगा। आज मुझे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के शिलान्यास का अवसर मिला था। वहां मैंने एक और घोषणा की, किसान संपदा योजना की। 2022 में हिंदुस्तान के किसान की इनकम डबल करने का इरादा, एक संकल्प, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे सुन रहे थे, और असम में देश का सबसे लंबा पुल, उर्मिलेश जी, एक के बाद एक जितनी भी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, चाहे किसी भी सरकार में उसका शिलान्यास रहा हो, अब चूंकि अब पुल बन चुका है, अब अच्छा है और काफी सहूलियत भी देगा, लेकिन ये उपलब्धियों को अपने नाम गिनाने की भी बात है। मेरा सवाल सीधे है, देखिए आरोप प्रत्यारोप में मैं जाना नहीं चाहता, अब जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे अपने अपने दावों के साथ। मैं दो अहम मुद्दे आपसे जानना चाहता हूं, एक तो स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा शिक्षा को लेकर। इन 3 सालों में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं चाहता, इन 3 सालों में कितना काम हुआ और कितने दावे हुए? देखिए, मैं पुल से शुरू कर लूं, कुछ सेकंड्स। भूपेन हजारिका के नाम पर जो पुल का नामकरण किया है प्रधानमंत्री ने, ये अच्छा काम है। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि भूपेन हजारिका असमिया संस्कृति के एक प्रतीक पुरुष थे। उनसे मिलने का भी मुझे सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूं कि उनके नाम पर इस पुल का लोकार्पण हुआ। ये पुल जाहिर है बहुत पहले से बन रहा था, ऐसा नहीं है कि, लेकिन अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 3 वर्ष के पूरे होने पर उसका उद्घाटन किया। शुरुआत इसकी यूपीए रिजीम में हुई थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो 2 प्रश्न आप पूछ रहे हैं, स्वच्छता अभियान और दूसरा एजुकेशन को अगर आप शुरू करें, हमें ये अनुमान था कि ये सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी जनसंघ विरासत की सरकार है, तो ये लोग शिक्षा पर बहुत ध्यान देते रहे हैं। संस्कार भारती और कौन कौन से इनके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत जोर देंगे। लेकिन हमने देखा कि जो इन प्रैक्टिस एजुकेशन को सेफ्रोडाइज करने के अलावा एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने पर इस सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया। अगर ध्यान दिया होता तो उसने एजुकेशन बजट में गुणात्मक इजाफा किया होता, मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक भी। लेकिन आपको एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, इस सरकार के अपने जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, देखिए एक जमाने में कोठारी कमीशन ने 6% एजुकेशन पर बजट एलोकेट करने की सिफारिश की। अगर एग्जैक्ट अगर आप देखें हालात जो अभी हैं, उसमें इस वक्त जो शिक्षा का बजट है वो माना यह जा रहा है कि 3% से कम है। दावे चाहे जो भी हों, 3% से कम है। हायर एजुकेशन के बारे में कोई चर्चा अभी कर रहे थे पैनलिस्ट। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में जो हाहाकार मचा है इस वक्त,
इसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से लेकर के और यूनिवर्सिटीज के ऑफिसेज तक जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं, वाइस चांसलर्स के, प्रोफेसरों की ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी जिस तरह डिमोलिश की जा रही है, स्टूडेंट्स के बीच में जिस तरह लोग कहते हैं कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस वक्त गवर्नमेंट जो है कैंप सेज में राजनीति कर रही है। इस तरह का हॉरिबल सिचुएशन अगर आप भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी को, स्वयं भारत सरकार मानती है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नंबर 1 यूनिवर्सिटी है भारत की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानव संसाधन मंत्रालय के अपना इंडेक्स बताता है, ये हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने, बदनाम करने, ठीक उसी तरह से जैसे आप अगर कुछ क्रिटिसाइज कर दिए सरकार को, वाजपेयी सरकार के दौरान भी, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी हम लोग आलोचना करते थे। लेकिन इस सरकार की एक खूबी यह है, इसके समर्थकों की, जैसे ही आप कोई आलोचना, प्रशंसा करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आलोचना जैसे कहेंगे देशद्रोही है। ठीक वैसे ही जेएनयू को जो बेहतरीन विश्वविद्यालय देश का माना जाता था, आज सुदूर के इलाकों में भी उसको देशद्रोहियों के अड्डे के रूप में पेंट किया है इस सरकार ने। मैं समझता हूं कि एजुकेशन के साथ इतना अक्षम्य अपराध शायद ही कभी किया गया हो। दूसरी बात, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान को एप्रिशिएट करता हूं, लेकिन स्वच्छता अभियान में अगर स्वच्छता का जिम्मा केवल कुछ जातियों और बिरादरियों के लिए ही आप अगर ईयरमार्क रखेंगे तो शायद स्वच्छता नहीं होगी। स्वच्छता के लिए पूरी की पूरी आपकी भौगोलिकता ही नहीं, केवल मैटेरियलिस्टिक लेवल पर ही नहीं, बल्कि आपको सोशियोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस लाने होंगे, जिसमें यह सरकार फिलहाल विफल नजर आ रही है। सुदेश जी, सिर्फ 2 ही हिस्से होंगे इस बार, स्वच्छता और एजुकेशन पॉलिसी पर। जी देखिए संतोष जी, प्लीज मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपके 2 पैनलिस्ट तो हमारे खिलाफ हैं ही, और ये भी पत्रकार हैं, तो क्रिटिकल पत्रकार को तो होना ही चाहिए। एनालिसिस हम कटघरे में खड़ा हम जवाब देंगे, तो मुझे वक्त दीजिएगा। जी शरीक अहमद साहब ने फॉरेन पॉलिसी पर इतना जबरदस्त कमेंट कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि श्रीलंका से हमारी पॉलिसी खराब है। अगर इस बार के श्रीलंका ने क्या किया भारत के लिए इन्हें पता होता तो इस तरह की बात नहीं करते। ठीक है, सार्क देशों से जितने अच्छे हमारे संबंध रहे, सार्क देश पाकिस्तान नहीं है, ये इनको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए अगर इतना कुरबुला रहे हैं तो इन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान से हम डील करने के लिए सक्षम है। पाकिस्तान को छोड़कर सार्क को आगे बढ़ना पड़ेगा। और वही चीज आप इनसे क्यों बोलते हैं, अलग पूछते हैं, आप इनसे ये पूछिए कि ये जो स्टेटमेंट नहीं, हम आपके कहने से नहीं पूछेंगे, इसको आप किस तरह से रिफ्रेश करके बोलते हम स्वच्छता वही तो रिफ्रेश नहीं पूछिएगा। भारत के रिश्ते नेपाल और श्रीलंका से खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रति आपकी कोई पॉलिसी नहीं, चाइना के प्रति आपकी पॉलिसी है। सुलेमान जी प्लीज, उत्तर क्या हो रहा है? उत्तर रशिया को आप खो चुके हैं, मैं आपके पास आऊंगा। हमारा दोस्तों से आप खो रहे हैं अपने मित्र। अब हमारे मित्र के पत्रकार मित्र मिलेश जी को भी हमारे मित्र है, इनकी बात का जवाब देते हैं। मैं भी पत्रकार रहा हूं और मैं जेएनयू से भी रहा हूं, तो शायद इन्होंने जो प्रश्न उठाया एजुकेशन और स्वच्छता देने में मैं ज्यादा सक्षम हूं। आप ये जी बता रहा हूं, आप ये बताइए कि अगर जेएनयू से जो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, भारत के आजादी के टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत के आजादी की बात होगी, तो क्या लोग कमेंट नहीं करेंगे? क्या लोग इस पर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? देखिए हुआ क्या है कि सारे लेफ्टिस्ट और कांग्रेस जो है इन्होंने सबको जेल में डाल देंगे, को हाईजैक यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे। ये जब अपॉइंटमेंट करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि सब एक दूसरे के पीठ को सहलाते थे कि बहुत अच्छा। अभी एक नई रेजिम आई है, तो निश्चित ही हम उन लोगों को देंगे जिनको कभी मौका नहीं मिला। क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या जेएनयू का वाइस चांसलर आज के दिन कॉम्पिटेंट नहीं है क्या? ये बताइए, इस पर बात करिए कि हमारे अपॉइंटमेंट में इनकॉम्पिटेंस कहाँ है। ये मत बोलिए कि हम संस्था को खराब कर रहे हैं, नहीं, हम संस्था में रिफॉर्म कर रहे हैं। आप बताइए, पद्मश्री अवार्ड में भी आपने देखा किस तरह गांव का एक आदमी, सर एजुकेशन पॉलिसी आई क्या? दिल्ली से हम बाहर ला रहे हैं। सुदेश जी, सराहना होनी चाहिए। सुदेश जी कहां पद्मश्री पर चलेगा? बात हो रही है सुदेश जी, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी आई क्या? उन्होंने बात करी संस्कार भारती। सर जवाब सर संस्कार, प्लीज एक मिनट सर, थोड़ा आरएसएस के बारे में बता दें। कैरी फॉरवर्ड मत हो जाइए। मिलेश जी ने ऐसे बोला जैसे लगता है इनको पता नहीं, इनको पता है। संस्कार भारती जो है वो नाटक वगैरह देखती है, थिएटर देखती है। विद्या भारती है जो काम करती है, जहां सरकार नहीं पहुंच पाई है वहां विद्या भारती एकल विद्यालय खोल के लोगों को पढ़ा रहा है।
इस बात की सराहना होनी चाहिए। एक नहीं लाखों स्कूल हैं विद्या भारती के। इसी के बारे में बताने से पहले आप हमारे सिस्टम में हमने कहाँ गलत किया है? आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में जो भाषण दिया गया था प्रधानमंत्री ने, उस भाषण को बढ़ाने की बात करते, सेंट्रल स्कूल बढ़ाने की बात की जिससे लोगों को मिल सके एडमिशन आराम से। सर तो कहाँ हमने गलत किया है? बताइए ना, एक स्टेप बताइए जो बताइए कि आपने गलत किया है। एजुकेशन पॉलिसी आई क्या? जो हम लड़ेंगे एजुकेशन पॉलिसी आई क्या? खड़े होंगे आइडियोलॉजी के तो उनसे भी लड़ेंगे। सर एजुकेशन पॉलिसी आई क्या? एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य करने की बात हुई थी, वो अनिवार्य हुई क्या हर जगह? ये तो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ इसलिए आप हर पहलू को देखिएगा ना सर, 3 साल में आप ये भी ना पूछे ऐसा मत। एनसीईआरटी की जो आप बात करें हर पहलू को देखिएगा ना, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। बजट पर भी कुछ बोलिए, एजुकेशन पर ये एजुकेशन पॉलिसी कर रही है सरकार। ये जो उर्मिलेश जी जिस चीज पर बात कर रहे थे, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी सरकार की बात की, उसकी बात कर रहा हूं। सरकार ने कौन सी यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया? कौन से कॉलेज को हमने बर्बाद किया? 19% हो गया है। सर एक एक करके बोलेंगे, सबकी आवाज आएगी। सुदेश जी ने अपना समय ले लिया। सुलेमान मोहम्मद खान साहब। जी बस सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और नारा दे रहा हूं इन्हें। जैसे कहा था ना मेरा भाषण ही मेरा शासन है, वैसी कांग्रेस का काम मोदी जी के नाम, जैसे मनरेगा, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, निर्मल अभियान को स्वच्छ भारत अभियान कर दिया, जीएसटी, सारे कांग्रेस के। अभी तो 3 साल से कांग्रेस के ही करे हुए कामों के फीते काट रहे हैं मोदी जी। अपना कोई करा हुआ इनका काम नहीं है, जो कांग्रेस ने करके दिया उसी के फीते कट रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है 5 साल लग जाएंगे इन्हें उसके फीते काटते काटते। और ये सरकार जो है सपरेशन और ऑपरेशन करती है। पहले किसी की आवाज को दबाएंगे और उसके बाद एक नया न्यू नॉर्मल मुल्क में बन गया है देश में हमारे, कि जो आपकी बात नहीं सुने, गौरक्षक लगा दिए, एंटी रोमियो, सड़क पे निकालो, भीड़ कत्ल कर देती है और उसको सरकार बचाती है। ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। एक 50-100 लोगों की भीड़ आएगी, वो उनका मर्डर कर देगी, गौरक्षक आएंगे वो मर्डर कर देंगे। ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। गाय के ज़बीहे पे तो उम्र कैद है, कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन इंसान जो कत्ल कर रहे हैं उनको सरकारें बचा रही है। एजुकेशन और एंटी दलित स्वच्छता अभियान, एंटी ट्राइबल माइंडसेट है सरकार का। सर एजुकेशन और स्वच्छता अभियान, रोहित वेमुला का एजुकेशन पे आ रहा है। रोहित वेमुला का जो किस्सा हुआ, अंबेडकर पारियार सर्किल में जो मेड्रॉस में हुआ, जिस तरह से ऊना में हुआ, जिस तरह से और जगह हुआ, और आदिवासियों का जल और जंगल और जमीन लेने के लिए फॉरेस्ट एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश करी गई। एजुकेशन सेक्टर का तो सर बताया उर्मिलेश जी ने, बहुत शानदार डिस्क्राइब किया है कि कोई बजट इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उसको बस भगवा कर दें, किसी तरह से भगवा कर दें, हिस्ट्री बदल दें, एजुकेशन में किसी तरह से बस हिंदुत्व अपना जो एजेंडा है वो पूरा कर ले। एजुकेशन भगवा तो पूरा देश हो चुका है, भगवा करने से आप नहीं बच सकते, वो तो पूरा देश भगवा हो चुका है। क्या करेंगे अब आप? अरे आप क्या करेंगे अब बताइए ना। भगवा से आपको घृणा है? हाँ यही तो अरे बहुत अच्छी बात आपने कही, पूरा देश भगवा हो चुका है। खुल के आप ये कहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, आप ये कहिए, ये बात भाई सैफरन को सपोर्ट मिला है, आपको नहीं मिला है, बहस यही पर सपोर्ट मिला है भाई, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट एजेंडा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ भगवा में आपको 13 विधायक मिले थे, गोवा में आपको 13 विधायक थे, 8 विधायक कम थे, आपने कैसे सरकार बनाई हम सबको पता है। देखिए अब उसके डायसेक्शन पर मत जाइए प्लीज शरीक अहमद साहब। प्रदीप जी आप किस तरह से आंकलन ले रहे हैं? मैं स्वच्छता अभियान और एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। प्रदीप जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्लीज सारे पहले एजुकेशन पॉलिसी पे अभी उर्मिलेश जी ने कहा और हम इसका समर्थन करते हुए कि शिक्षा नीति आज तक ये घोषित नहीं कर पाए। 3% से कम इनका शिक्षा बजट है, तो आखिर कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? और हर जिले, हर प्रदेश में, हर विश्वविद्यालयों में कम से कम ये भगवा नीति अपनी लागू करना चाहते हैं। कुलपतियों का जो मनोनयन हो रहा है वो ऐसे लोगों का मनोनयन हो रहा है जिनका कम से कम इतिहास कहीं न कहीं संघ से जुड़ा हो या कहीं न कहीं सर ये आरोप तो कुलपतियों के चयन और उनके मनोनयन की तो कहीं ना कहीं स्वच्छता हर सरकार पर लगती है। स्वच्छता अभियान की पॉलिसी तो हर सरकार पर थी। स्वच्छता अभियान का क्या हस्त्र है पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। नमामि गंगे योजना इनकी बहुत दूरगामी और बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन नमामि गंगे योजना आज गंगा की क्या स्थिति है इसको आप भी देख रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे गोमती की सफाई हो रही वो भी रुक गई है। इस सरकार के आने के बाद गोमती की सफाई रुक गई है और गोमती जो पूरा साफ सुथरा थी आज उसमें एकदम जलकुंभी की भरमार हो गई है।
तो सवाल यह है कि आप चीजों को, दूसरे को चीजों को गलत साबित करके अपनी चीजों को ऊपर करना चाहते हैं। ये सही बात हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि तमाम पुरानी योजनाएं थी जिनको वो अपना नाम दे रहे हैं। अटल पेंशन योजना थी, उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के नाम से इन्होंने कर दिया। आम आदमी योजना जो थी राजीव गांधी शिल्पी योजना का ही एक रूप है। इसी तरह निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का एक रूप है। पिछले तमाम चीजों को जो इन्होंने विरोध किया था, चाहे वो जीएसटी हुआ, चाहे एफडीआई हुआ, चाहे वो नरेगा हुआ, चाहे वो आधार हुआ, उसको अब ये लागू कर रहे हैं और उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं कि बिना आधार के अब कुछ हो नहीं सकता। तो जब आप सत्ता में नहीं रहते तब आपकी दूसरी नीतियां रहती हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी नीति बदल जाती है। ये सब बातें जनता के बीच होंगी, बदलना पड़ेगा। ये सब बातें तो चुनाव में जनता के बीच रखी है आप लोग। अभी तो 3 साल की उपलब्धियों की बात हो रही है। शरीक साहब कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। शरीक साहब, 3 साल की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक, इनकी 3 साल की उपलब्धियां बताते हैं। लेकिन अगर हम उसमें जाएंगे तो नोटबंदी के बाद सरकार प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के बाद शरीक अहमद साहब बोल रहे हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भाषण देने जाते थे, देश के सैनिकों की हत्याएं बढ़ गई। शरीक साहब, जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश और बिहार में भाषण देने जाते थे लोकसभा चुनावों के दौरान, तो रेलवे की समस्याओं के बारे में बहुत लंबा लंबा भाषण देते थे और कहते थे कि मैंने रेल में, ट्रेन में चाय बेची है, मुझसे ज्यादा कौन ट्रेन की समस्याओं को समझ सकता है। आज जाके जरा देख लीजिए, 3-4 बार किरायों का इजाफा हो चुका, मगर ट्रेन में क्या हालत है, बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। स्वच्छता के लिहाज से प्लेटफॉर्म तो साफ हुए हैं। तेजस नई जो है चलाई जाने वाली है, प्लेटफॉर्म साफ हुए हैं ना सर, उसको आप जाके कंपेयर कर लीजिए कि प्लेटफॉर्म साफ हुए हैं। फिर आप एक सेकंड जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके सुनिए, प्लेटफॉर्म साफ हुए हैं, अभी उसके जरा आगे आ जाने दीजिए। रेलवे यात्रियों की जो सुरक्षा है वो कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके बावजूद अगर आप देखिए कि किस तरह से एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, रेलवे के एक्सीडेंट रूट पर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई भी कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। इसका जो है मुझे बहुत बार बार अफसोस होता है। हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बार बार उसी रूट से आना जाना होता है। आप ये देखिए कि अगर कोई भी सुदेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, जो अपने आप को जैसा दिखाते हैं उस तरह का क्यों नहीं अभी तक कोई एक्शन लिया गया है। मैं सुदेश जी के पास लौटूंगा। आज सुदेश जी हॉट सीट पर हैं। आज सारे सवाल और जितने भी तीर हैं आरोप के, वो सुदेश जी की तरफ है और जवाब भी आप ही को देना है। सुदेश जी, आप ही की सरकार ने 3 साल खत्म किए हैं और दावे और हकीकत के बीच आज ये पड़ताल हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक। क्या वाकई आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार की उपलब्धियों को भुलाया जा रहा है या सरकार ने कुछ किया भी है? उर्मिला जी, कुछ पॉजिटिव और सकारात्मक अगर बातें इस सरकार की रही हैं तो मुझे लगता है कि जीएसटी की जो उपलब्धि रही है सरकार की, भले ही किसी भी रिजिम में एक लंबा प्रोसेस था, वो बहुत सारी सरकारों ने उस पर काम किया। इसके अलावा नोट बंदी और नोट बदली को लेकर जो कवायद हुई और इसका जो सपोर्ट मिला सारे इंस्टीट्यूशंस द्वारा, खुद एक बहुत मेजर डिसीजन था, कड़ा डिसीजन था, बहुत कुछ रखा हुआ था, एज पे था। एक उपलब्धि है ये सरकार की। देखिए, जीएसटी के बारे में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो समर्थक हैं मानते हैं कि इस बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं भारत जैसे अनइवेंट, मैंने इतनी असमानता भरे देश में जहां इतनी असमानता है, वहां पे जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स को लेकर मेरे अभी भी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन हम उस पर बहस नहीं चाहते कि ये मेरी एक निजी धारणा है। लेकिन दूसरी बात जो नोटबंदी है, मैं आज भी मानता हूं कि नोटबंदी जो है वो जिस वक्त की गई और जिस तरह से की गई वो डिसास्ट्रस था। और आज तक भारत सरकार और उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं बता सका है कि कितने नोट आए। आज तक नोटों की गिनती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रात को दिन रात हो रही है। अभी तक भारत सरकार आज तक नहीं बता सकी भारत की जनता को कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, कालाधन कितना आया, उस कालेधन का इस्तेमाल वो कैसे करने जा रही है। इतनी हॉरिबल सिचुएशन अगर किसी ऐसे मुल्क में होती जहां लिटरेसी लेवल भी बेहतर होता और इतनी सब्जेक्टिविटी भी नहीं होती, लोग ऑब्जेक्टिव होते, तो मुझे लगता है इस सरकार पर बड़े सवाल उठते। लेकिन नोटबंदी पर नाराजगी के बावजूद जनता में विपक्ष
कुछ भी नहीं कर सका, ये विपक्ष की सबसे बड़ी नकारात्मकता है। उसकी वजह यह है संतोष कि हमारे देश में एक जमाना था जब विपक्ष के नेता और विपक्षी दल काफी ईमानदार हुआ करते थे, काफी समझदार हुआ करते थे। आजकल ये सारे विपक्षी कभी न कभी सत्ता में होते हैं और सत्ता में रहने पर बहुत सारे गलत काम करते हैं। और गलत कामों की फहरिस्त मोदी जी और अमित शाह जैसे बड़े जो नेता हैं, जो काफी अनुभवी हैं, दिलचस्प ढंग से काम करते हैं, इनके पास काम करने का मादा भी है और कौशल भी है। मुझे लगता है कि सबकी फहरिस्त उनके पास है, इसलिए वो विपक्ष को कुछ न करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कुछ ही लोग हैं जो बोलते हैं या तो नई लीडरशिप को इमर्ज करावे समाज से, जो बोलती हो, जो समझदार हो, जो तरफदार हो और जो ईमानदार हो, वरना इस रिजीम को फायदा ही फायदा है। लेकिन एसआईटी का गठन तो हुआ था ना काले धन को लेकर, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट था सरकार का आते ही, बहुत बड़ा फैसला। मैं स्टेप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अचीव क्या हुआ। आप बताइए, अभी किसी ने पनामा पेपर्स की बात करी, नोटबंदी की। भाई नोटबंदी इतना विशाल अभियान था। मैं मानता हूं कि सुदेश जी मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमको कोई ये बता दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न तो गवर्नर साहब बता पाए, न तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बता पाए, न तो प्राइम मिनिस्टर साहब बता पाए कितने नोट आए भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, कितने लोगों का कितना धन आया, कितना काला है, कितना पीला है, कितना नीला है। भाई ये तो कोई बतावे। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं आता हूं सुदेश जी, आपके पास आता हूं, आप ही को सारे सवालों का जवाब देना है। प्रदीप जी, आपको क्या कोई सकारात्मक मूव नहीं लगता है? ठीक है, विपक्ष के नाते आप लोगों को सवाल उठाना एक बहुत बड़ी बात है। क्या कोई सकारात्मक मूव इस सरकार का नहीं लगा? नोटबंदी हो या फिर काले धन की वापसी को लेकर उठे कदम हो? मैं आ रहा हूं सुदेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस काले धन की वापसी की बात हो रही थी, प्रश्न पूछा जा रहा है, आज तक नहीं बता पाए कितना काला धन वापस हुआ नोटबंदी के दौरान, आज तक नहीं पता चला। सबका प्रश्न क्यों? और रही बात जीएसटी की, पूछ लेते हैं ना, आप सबकी भागीदारी तो चाहते हैं। तो जीएसटी का विरोध इन्होंने किया है और अब जीएसटी इन्होंने पास कराया है। सर क्या जीएसटी में तमाम ऐसी चीजें जैसे कैसिनो है, उससे पहले 40% टैक्स था, अब 28% कर दिए हैं। घुड़दौड़ जिसमें 40% था, अब 28% कर दिए हैं। हवाई टिकट जो बिजनेस क्लास का था पहले 15% किया था, 12% कर दिए हैं। बीफ को और मटन को, ये सब चीजों को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। तो सवाल ये कि जो आम आदमी से जुड़ी चीजें, तमाम चीजें थी, उनको आपने टैक्स बढ़ा दिया है। और तमाम ऐसी चीजें थी जो बड़े लोगों के, अमीर लोगों के शौक थे, कैसिनो हुआ, घुड़दौड़ हुआ, उसमें आपने कम कर दिया। तो कौन सी जीएसटी नीति है आपकी भाई? और ऐसी नीति से जिससे यहाँ का किसान परेशान हो, यहाँ का व्यापारी परेशान हो, तो ये जीएसटी निश्चित रूप से कुछ मामलों में तो ठीक है, लेकिन अधिकांश मामलों में आज भी इसमें संशोधन की जरूरत है। शरीक साहब है कि ये इनकी एक पहल ऐसी थी जिस पहल का हम लोगों ने भी समर्थन किया था। ठीक है शरीक साहब। इसके अलावा रही बात नोटबंदी के बाद में आत्महत्याएं बढ़ी है, नोटबंदी में जितने लोग मर गए थे, कम से कम यह है राजनीतिक आज भी सामान्य काल में इतने लोग कभी नहीं मरे थे। जी, जहां तक अभी बात हो रही थी एसआईटी गठित करने के बारे में, तो उसमें मैं ये बता दूं कि एसआईटी जो गठित की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंडर में की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो कुछ दिन पहले आया था। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब सरकार नहीं बनी तो उसने कॉन्स्टिट्यूट किया। तो इसमें कोई सरकार को कोई क्रेडिट नहीं था। सरकार को क्रेडिट इसमें लेना ले सकती थी, वो उन लोगों के नाम डिस्क्लोज करके ले सकती थी जिनके की बाहर के स्विस बैंक के बैंकों में के अकाउंट्स में जिनमें ब्लैक मनी डिपॉजिट था। आज तक उस लिस्ट को सार्वजनिक नहीं नोटबंदी। और जो दूसरी बात रही, दूसरी बात मैं आपको समझा दूं। एक और जो बात है नोटबंदी पे तो बहुत लोगों ने बोल दिया। ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भारत की इस वक्त रैंकिंग वर्तमान में 141 रैंक पे है भारत, जबकि पिछले 7-8 सालों में आप उठा के देखेंगे तो ये रैंकिंग 123, 125, 128 रैंक की थी। वो इस सरकार के आने के बाद पीसफुलनेस में 141 रैंक पे पहुंच चुकी है। ये अपने आप एक शर्म का विषय है। दूसरी बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एक रैंकिंग आती है, उसमें भी भारत की रैंकिंग नीचे ही जा रही है। आज हम कांगो, नामीबिया और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मालदीव्स और श्रीलंका जैसे देश भी हमसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। लेकिन मूडी रैंकिंग्स तो सुधरी है ना सुलेमान खान साहब? मूडी रैंकिंग भी सुधरी नहीं है। 2-3 बातें कहना चाहता हूं। विजय माल्या को इन्होंने भगा दिया, 9,000 करोड़ लेके भाग गया। 9,000 करोड़ लेके भाग गया विजय माल्या, इन्होंने भगवा दिया उसे। और जो किंगफिशर के उसके स्टेक्स थे, उसने डियागो पीएलसी एक कंपनी है, उसको बेच दिया और उसने फॉरेन अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है विजय माल्या को बाहर के एक विदेश के अकाउंट में दे दिए।
और सरकार ने उस डियागो कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ये इनकी ब्लैक मनी होल्डिंग और इस सब का जो इनका भाषण है वो है। और पनामा लीक्स में इनके पास सारे नाम है जो विदेशों में अकाउंट है, लोगों का पैसा वहां जमा है, जो मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए दूंगा हर भारतीयों को, उसके नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करते या वो पैसा क्यों नहीं लाते? अब तो लोग ये पूछ रहे हैं कि 15 लाख पे सुदेश जी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल का? दूसरी बात, 2,33,000 करोड़ रुपए आपने जमा किए सरकार ने, जो तेल 100, अरे सुन तो लिए सुदेश भाई यार, उनके साथ $108 पर बैरल का तेल बिक रहा था मई 2014 में, आज $48 पर बैरल का है। फालतू 2,33,000 करोड़ खजाने में जमा हो गए, वो हमारी जेबों से निकला हुआ पैसा है, क्योंकि आपने दुगने दामों में पेट्रोल और डीजल भेजा। वो जो पैसा आपने लोगों की जेबों से निकाला, वो क्यों निकाला और काय के लिए आपने रखा है? सस्ता तेल बेचते 30 रुपए का, डीजल बेचते 25 रुपए का, इतना कम में खरीदा है आपने विदेशों से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ -3.7 हो गई है, ठीक है, पिछले 7 सालों में लोएस्ट है। सुदेश जी, तो जो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया आपका सहारा है, जवाब ले लेते हैं सर, आपका कहीं गुर्रा नहीं पाया। अब जवाब ले लेते हैं। 15 लाख का ये बता देना। बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स आप लोगों ने उठाए हैं। अचीवमेंट्स का अगर जश्न बन रहा है तो इन सवालों का जवाब होगा। फ्लोर आपके लिए अब है सुदेश जी, जितने भी सवाल आपने सुने प्लीज। 2,000 करोड़ रुपए लगे आज कह रहे थे मनाने जो में, इंटरनेशनल सरकार के सुदेश जी प्लीज में लग गए। सुदेश जी सर जवाब ले लेते हैं। अगर कुछ करा होता 2,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं करना पड़ते जश्न मनाने के लिए। सुदेश वर्मा जी प्लीज, सुदेश वर्मा जी जी। संतोष जी, पहले तो मैं आपको फिर से एक रजिस्टर करता हूं कि 5:4:1 है सर। फ्लोर आपके लिए खुला हुआ है, बोलेंगे आप हॉट सीट पर हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूं। जबकि जितने भी सर्वे हैं, आप हॉट सीट पर हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे आए हैं वो बता रहे हैं कि हमारे सरकार हॉट सीट का मतलब ये थोड़ी ना कि 5 लोग बोल लेंगे उसके बाद आपके लिए है। अब आप इसको जवाब देने में हम सक्षम है। बिल्कुल दीजिए, प्लीज जवाब दीजिए, समय आपके लिए। सुनिए, अगर आप समय देते हैं तो मैं शुरुआत आप ही का समय है। जी जी, देखिए उर्मिलेश जी ने कहा हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि डिमोनेटाइजेशन है, जो हमें एक स्ट्रोक में गरीबों को बता दिया कि ये गरीबों की सरकार है। वो गरीब लोग बहुत खुश थे जब इन अमीरों का धन, काला धन हम निकाल रहे थे। और ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं उससे पीड़ित है, हमारे उस एक्शन से। तो गरीब ने सोचा कि पहली बार किसी ने एक्शन लिया है अमीर के खिलाफ, जिन्होंने अपना धन इकट्ठा करके रखा था। डिमोनेटाइजेशन हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आपको याद होगा कि जब मीडिया ने बोला था, जब नेताओं ने बोला था क्या उत्तर प्रदेश इलेक्शन को आप रेफरेंडम मानेंगे डिमोनेटाइजेशन पर, तो हमारे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने बोला था कि हाँ हम मानेंगे। और उसके बाद हमने इतनी भारी जीत हासिल की, उसके बाद इस पर कंट्रोवर्सी को रेस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, जो प्रश्न उठाया है हमारे मित्र उर्मिलेश जी ने, आरबीआई काउंट कर रही है, आरबीआई को काउंट करने दीजिए। लेकिन यह हकीकत है कि आज बैंक के पास पैसा है कि बैंक नए उद्यमी के लिए लोन दे सकता है, जो पहले नहीं था। बैंकिंग सिस्टम चरमरा चुकी थी। इन लोगों ने ये विजय माल्या के लिए हमें दोष दे रहे हैं सुलेमान साहब। विजय माल्या को किसने लोन दिलाया था बिना कोलेटरल के? ये कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जो बोले नहीं किंगफिशर एयरलाइंस को मरने तो नहीं दिया जा सकता, मरने तो नहीं दिया जा सकता। बिना कोलेटरल के आपने लोन दे दिया, बिना कोलेटरल के आपने लोन दे दिया बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ। क्यों किया आपने ऐसा? सारे ऑफिसर्स के साथ और अब हमें दोस्त किंगफिशर में 9,000 करोड़ के स्टेक्स खरीदे और फॉरेन बैंक ने उसको पेमेंट कर दी। आप लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, डियागो जिसने किंगफिशर को खरीदा है उसके खिलाफ आप एक्शन लिए। डियागो पीएलसी के खिलाफ जिसने विजय माल्या की कंपनी को खरीदा उसके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों डरते हैं आप? साझा है विजय माल्या के साथ, आप शामिल है उसके भ्रष्टाचार में, इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं है डियागो के खिलाफ एक्शन लेने की। और आप हमारे ऊपर शिफ्ट करने का डियागो ने किंगफिशर को खरीदा है, उसका पेमेंट बाहर के अकाउंट में हुआ है। डियागो इंडिया के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अहमद साहब ने क्या बोला? और इंडिया का कल्प्रिट फ्यूजिटिव इंग्लैंड में बैठा है और जो आप एक्स्ट्रेडिशन पे अपना डंका पीटते हैं, 9 स्टेप का प्रोसेस है एक्स्ट्रेडिशन। सालों लग जाएंगे, 10-20 साल विजय माल्या को इंडिया लाने में, 20 साल लगेंगे विजय माल्या को इंडिया लाने में। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि डियागो पीएलसी जिसने किंगफिशर को खरीदा है विजय माल्या की कंपनी को, हमारे पास था। अरे कांग्रेस को छोड़कर विपक्षियों का काम है हमने तुरंत पीएलसी के खिलाफ एक्शन लेने करने का। ब्लैक मनी के खिलाफ हमारा जंग एक कमिटमेंट था, वो हमने दिखाया देश को। कांग्रेस नहीं की थी। अहमद साहब इस बात को आप जानिए, 3 साल तक कांग्रेस बैठी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी एसआईटी गठन नहीं किया था, हमने आगे किया। सच को तो सच बोलिए।
ठीक है, जनता को तय करने दीजिए, बना के रखे, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप और उपलब्धियों को नकारना, गिनाना, ये सब राजनीतिक पार्टियों का काम है। सुदेश जी प्लीज काम डाउन, सुदेश जी प्लीज काम डाउन। अरे आपके पास अभी 2 साल है सुदेश जी, 2 साल है, 2 साल हैं आप लोगों के पास, परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग। और अगर कहीं कमियां नजर आती हैं तो, वरना जनता जनार्दन के पास आप लोग जाएंगे ही 2019 में। पनामा आइलैंड हमारे साथ है, जिनके विदेशों में पनामा आइलैंड पे नाम है, ठीक है, उनके आप पब्लिक करिए, दुनिया के सामने रखिए सारे। समय मेरे पास इतना ही था, समय मेरे पास इतना ही था। सुदेश वर्मा जी, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शारिक अहमद साहब, प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि 3 साल पूरे हुए हैं, बहुत सारी नाकामियां गिनाई जा रही हैं, बहुत सारे काम करने का दावा हो रहा है, लेकिन एक काम जो बहुत जमीनी स्तर पर हुआ था, और इस काम को शायद राजनीतिक पार्टियां सामने नहीं रखेंगी, जो स्टूडेंट्स थे, जो मीडिया सर्वे में भी आया था, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कई संवाददाताओं ने छात्रों से बात की, जो अपने सर्टिफिकेट पर खुद हस्ताक्षर कर अब कहीं पर भी जमा किया जा सकता है, वो उपलब्धि जो इस सरकार के दौरान मिली, छात्रों ने इसका स्वागत किया। गिले शिकवे अपनी जगह, अच्छे कामों को हमेशा सराहना चाहिए। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही।